हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और ये बता दूं, ये मेरा 10 क्विज का क्वेश्चन रहता है। और ये आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हैं, चाहे आप लेखपाल की कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस की कर रहे हैं, या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, तो सबके लिए ये बेहतर है। ठीक है। और इसमें जीके के क्वेश्चन होते हैं। और मैं इसमें 10 क्वेश्चन लेता हूँ और 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपको लोगों को 50 से एबव ज़्यादा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ठीक है। जिसके जिसके माध्यम से आप अपना जीके तैयार कर सकते हो और मजबूत कर सकते हो। चलो अब पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण कितना है। मतलब आरक्षण, महिला आरक्षण कितना है, तो आपको पता है महिला आरक्षण 1/3 है। मतलब जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी पंचायत सीट होगी, उनमें से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है। इसमें जो महिला आरक्षण है वो 1/3 है। और आपको पता है जो पंचायती राज व्यवस्था है वह हमारे भाग 9 में है। ठीक है। किस में है? तो भाग 9 में है। और अगर बात करेगा अनुसूची किस में है, तो अनुसूची 11 में है। ठीक है। 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। ठीक है। नगर पालिका है। तो ये सब इसमें जोड़ा गया था। ठीक है। और आपको पता है 11वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992। और 12वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। ये भाग 9 में है। और नगर पालिका अगर आपसे पूछे तो भाग 9A में है। ठीक है। दोनों आपको याद रखना है। महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 यहाँ पे है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कह रहा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। तो देखो, जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी पदावधि है जो 6 वर्ष और 65 वर्ष है। ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका आयु होता है। और आपको बता दूं, निर्वाचन आयुक्त होते हैं 3, जिसमें से एक प्रमुख होते हैं और 2 अन्य होते हैं। तो कुल मिला के 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं हमारे देश में। एक प्रमुख होते हैं और 2 अन्य होते हैं। और जो इस समय प्रमुख हैं वो हैं सुनील अरोड़ा। और जो 2 अन्य हैं, एक है अशोक लवासा और दूसरे हैं सुशील चंद्र। ठीक है। सुशील चंद्र। तो ये 3 लोग होते हैं निर्वाचन आयुक्त में। और एक जो प्रमुख हैं सुनील अरोड़ा है। ठीक है। और इनकी नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो अगर पूछेगा इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है चुनाव करवाना, मतदाता सूची तैयार करना, ये सारा काम इनका होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। कह निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद सृजन किया गया है। मतलब किसके द्वारा महालेखा परीक्षक का सृजन किया गया है। तो देखो, संविधान में वर्णन है। आपको पता है अनुच्छेद 148 कहा जाता है। अनुच्छेद 148 में कहा गया है भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है। ये संविधान में है, क्योंकि अनुच्छेद में है तो संवैधानिक ढांचा है। और इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो अगर आपसे ये पूछे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और इसी के साथ आप ये जान लो, एक होते हैं महान्यायवादी। तो महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में होता है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन होता है। और इनकी भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो दोनों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 148 क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और 76 क्या है? 76 है महान्यायवादी। ठीक है। दोनों को आपको याद रखना है। कह रहे संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है। देखो, अनुच्छेद 143 क्या कहता है? अनुच्छेद 143 कहता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। क्या ले सकता है? परामर्श या राय ले सकता है। मतलब राय ले सकता है। मतलब अब देखो, अनुच्छेद 143 कहता है जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से राय ले सकता है, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। मतलब ये नहीं है कि जो उच्चतम न्यायालय ने जो राय दिया है उसको राष्ट्रपति माने ही माने, ऐसा कोई बात नहीं है। वो बाध्य नहीं होता है, लेकिन राय ले सकता है। अनुच्छेद 143 कहता है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करेगा हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो आपको पता है रामनाथ कोविंद है राष्ट्रपति। और जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कहाँ के थे? ये बिहार के थे। तो जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे वो बिहार के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 2 राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान मृत्यु भी हो चुका है। किसका? एक जाकिर हुसैन और एक फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन
अली अहमद। तो इनकी मृत्यु भी, 2 लोगों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुआ है। अगर आपसे ये पूछे सबसे ज़्यादा कार्यकाल के लिए, सबसे ज़्यादा कार्यकाल के राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर पूछे सबसे कम कार्यकाल के लिए थे तो जाकिर हुसैन। ठीक है, तो जाकिर हुसैन सबसे कम कार्यकाल के लिए थे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्कृति पर भारतीय संविधान की मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। तो आपको पता है ये जो स्वर्ण सिंह समिति थी, इनके कहने पर मूल अधिकार को, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, और जब जोड़ा गया तो 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन आज वर्तमान में 11 है। जो 11वां जोड़ा गया, इसमें 86वां संविधान संशोधन हुआ सन 2002 में, और इसमें ये कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये 11वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, आज कितने हैं? आज 11 हैं, पहले कितने हैं? 10 थे। लेकिन और अगर ये पूछे भाग किस में है, तो आपको पता है ये भाग 4A में है। और अगर पूछे अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, इनका वर्णन किया गया है, और ये हमारे संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया है। और जो स्वर्ण सिंह समिति थी, ये सिर्फ 8 मूल कर्तव्य जोड़ने के लिए बोला था, लेकिन जब हमारे संविधान में जोड़ा गया तो ये 10 जोड़ा गया। और आपको पता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तो उस टाइम जोड़ा गया था। ठीक है, और इस टाइम देश में आपातकाल भी लगा हुआ था। इस टाइम देश में क्या लगा हुआ था? आपातकाल। और इस समय जो प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की नियुक्ति करता है? देखो, राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और ये भी कहता है कि जो राज्यपाल होंगे वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करेंगे। कब तक? राष्ट्रपति, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो अपने पद पर रहेंगे। कौन? राज्यपाल। और एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और राज्यसभा का जो वेतन दिया जाता है वह राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कह रहा है किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है? देखो, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है पहले ये जान लो। अविश्वास प्रस्ताव ये होता है जब किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति या कोई सरकार को हटाना है, तो सबसे पहले 50 सदस्य इस पर साइन करेंगे। उसके बाद ये लोकसभा में जाता है, और लोकसभा में अगर 2/3 लोग इसके फेवर में हैं तो जो अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित माना जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पास होता है? ये लोकसभा में। और सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव जिस प्रधानमंत्री के ऊपर आया था वो थे नेहरू। ठीक है, तो नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और अगर पूछे सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था इंदिरा गांधी के ऊपर। इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले लाया गया था। और अविश्वास प्रस्ताव से सबसे पहले हटने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई, इनको इस्तीफा देना पड़ गया था अपने प्रधानमंत्री से। इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 50 सदस्य कम से कम चाहिए, 2/3 बहुमत से ये पारित होता है। लोकसभा में पहले पेश किया जाता है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो ये देखो आसान है, अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 63 ये कहता है कि जो इनका निर्वाचन होगा वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करने हैं, मतलब कूट ए हो गया। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति की बात करता है। और अगर पूछे इनको हटाता कौन है, हटाने की प्रक्रिया जो चालू होती है वो राज्यसभा से चालू होती है। ठीक है, राज्यसभा से नियुक्त करते हैं दोनों, राज्यसभा लोकसभा दोनों, लेकिन हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से चालू होती है। तो आपका आंसर हो गया ए। दोनों याद रखना है। अनुच्छेद 63 में इनका वर्णन है। इसमें जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया, यहाँ पे चलते हैं। कह रहा है राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक
पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर। तो आपको पता है जो धन विधेयक होता है वह राज्यों में राज्यपाल करता है, और जो केंद्र में होता है उसे राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। तो ये आपको याद रखना है धन विधेयक। और धन विधेयक हमेशा राज्यों में विधानसभा में पारित किया जाएगा, और अगर पूछे केंद्र में तो केंद्र में लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में सबसे पहले पारित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। और धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में मिलता है, राइट। आगे चलते हैं। देखो, मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति। सॉरी, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, ठीक है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 75 ये प्रधानमंत्री के बारे में बताता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति को निर्देश देने के लिए एक प्रधानमंत्री की एक मंत्रिपरिषद होगी। ये सारी चीज़ें आपको बताता है अनुच्छेद 74 और 75 में। तो ये जो हमेशा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। और इस समय जो लोकसभा चल रही है 17वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है, जिसके अध्यक्ष ओम बिरला जी है, ओम बिरला। और इनका निर्वाचन क्षेत्र है कहाँ? कोटा। तो ओम बिरला का निर्वाचन क्षेत्र है कोटा। तो ये समय है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी कहाँ है? केरल में, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, और अनाईमुड़ी कहाँ है? केरल में। तो अगर आपसे ये पूछ लिया कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब भी अनाईमुड़ी। और अगर आपसे पूछा महेंद्रगिरी और दोदा बेटा, ये दोनों है तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ है? तमिलनाडु में है महेंद्रगिरी दोदा बेटा। और अगर आपसे पूछ लिया धूपगढ़, धूपगढ़ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और आपको बता दूं, जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है, उनका मिलन जो होता है, उनका जो मिलन होता है वह होता है नीलगिरी पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत पर, ठीक है, दोनों घाटों का मिलन। और देखो, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है वो विंध्याचल पर्वत करता है। कौन? विंध्याचल पर्वत करता है। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को अलग करता है विंध्याचल पर्वत। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है नीलगिरी पर्वत पर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बस दोस्त, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।